इस वीडियो में कक्षा 12 सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन का पहला भाग, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का गठन वर्ष 1998 में हुआ। भारत में कौन सी दलीय प्रणाली पाई जाती है? भारत में बहुदलीय शासन प्रणाली पाई जाती है। तेलुगु देशम किस राज्य का क्षेत्रीय दल है? तेलुगु देशम आंध्र प्रदेश का क्षेत्रीय दल है। सद्दाम हुसैन किस वर्ष में पकड़ा गया था? सद्दाम हुसैन 13 दिसंबर 2003 को पकड़ा गया था। अमेरिका पर हुए आतंकवादी हमले को किस नाम से पुकारा जाता है? अमेरिका पर हुए आतंकवादी हमले को 9/11 के नाम से पुकारा जाता है। सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? सोवियत संघ का विघटन वर्ष 1991 में हुआ। भारत और चीन के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किस नाम से जानी जाती है? भारत और चीन के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा मैकमोहन के नाम से जानी जाती है। नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना किस वर्ष हुई? नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना वर्ष 2006 में हुई। भारत में गरीबी का मुख्य कारण क्या है? भारत में गरीबी का मुख्य कारण अधिक जनसंख्या, संसाधनों का असमान वितरण। वैश्विक सुरक्षा के लिए मुख्य खतरा क्या है? वैश्विक सुरक्षा के लिए मुख्य खतरा आतंकवाद, गरीबी, शस्त्रीकरण और वैश्विक बीमारियां हैं। द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया। क कांग्रेस ने, ख मुस्लिम लीग ने, ग हिंदू महासभा ने, घ उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर ऑप्शन ख मुस्लिम लीग ने। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई। क 1965 में, ख 1967 में, ग 1966 में, घ 1970 में। उत्तर ऑप्शन ग वर्ष 1966 में। गरीबी हटाओ का नारा निम्नलिखित राजनीतिक दल ने दिया था? क कम्युनिस्ट पार्टी ने, ख कांग्रेस ने, घ जनसंघ, घ बहुजन समाज पार्टी। उत्तर ऑप्शन ख कांग्रेस पार्टी ने। भारत का 8वां राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन सा है? क राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, ख आम आदमी पार्टी, घ तृणमूल कांग्रेस पार्टी, घ नेशनल पीपुल्स पार्टी। ऑप्शन उत्तर घ नेशनल पीपुल्स पार्टी। राष्ट्र निर्माण के 3 तत्वों के नाम लिखिए। राष्ट्र निर्माण के मुख्य तत्व भौगोलिक एकता, समान इतिहास, समान हित, भाषा, संस्कृति और परंपराओं की समानता। सन 1971 में हुए लोकसभा चुनावों के बाद भारत का प्रधानमंत्री कौन बना? सन 1971 में हुए लोकसभा चुनावों के बाद भारत का प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी बनी, जो कांग्रेस पार्टी से चुनाव जीती थी। आया राम गया राम का मुहावरा कब और कहां से मशहूर हुआ? आया राम गया राम का मुहावरा 1967 के चुनावों के बाद हरियाणा में मशहूर हुआ, जब एक विधायक गयालाल ने 15 दिन के अंदर 3 बार अपनी पार्टी बदली। मंडल आयोग ने राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट कब पेश की थी? मंडल आयोग ने राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट वर्ष 1980 में पेश की थी। मंडल आयोग ने सिफारिश की कि वे जातियां जिन्हें वर्ण व्यवस्था में नीचे समझा जाता है, पिछड़ी जातियों के रूप में स्वीकार की जाएं। चिपको आंदोलन का उद्देश्य लिखें। चिपको आंदोलन का उद्देश्य था, जंगल की कटाई का कोई भी ठेका बाहरी व्यक्ति को नहीं दिया जाए। प्राकृतिक संसाधनों जिसमें जल, जंगल, जमीन आदि पर स्थानीय लोगों का नियंत्रण होना चाहिए। पेड़ पौधों की कटाई पर तुरंत रोक लगे। दोनों महाशक्तियों के बीच शीत युद्ध क्यों हुआ? कोई 2 तर्क लिखे। वैचारिक मतभेद। अमेरिका पूंजीवादी विचारधारा को बढ़ाना चाहता था, सोवियत संघ साम्यवादी विचारधारा को बढ़ाना चाहता था। दोनों देश एक दूसरे की विचारधारा को रोकना चाहते थे। सैनिक गुटों का निर्माण। द्विध्रुवीय विश्व के पतन से आप क्या समझते हैं? द्विध्रुवीय विश्व के पतन से अभिप्राय है शीत युद्ध के संघर्ष का अंत। साम्यवादी और पूंजीवादी विचारधारा के संघर्ष का अंत हो गया था। सोवियत संघ के
गठन के परिणामस्वरूप नए राज्यों का उदय हुआ जिन शक्ति संतुलन में परिवर्तन हो गया तथा उदारवादी पूंजीवाद का उदय हुआ। आसियान के वर्तमान सदस्य देशों के नाम लिखिए। आसियान के वर्तमान सदस्य देश थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, ब्रुनई, वियतनाम, लाओस, बर्मा और कंबोडिया है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या और उनके नाम लिखें। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं। उनके नाम हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, इंग्लैंड। विकास के पूंजीवादी मॉडल से क्या अभिप्राय है? विकास के पूंजीवादी मॉडल का अभिप्राय ऐसी अर्थव्यवस्था से है जिस पर सरकारी नियंत्रण कम से कम रखा जाता है। पूंजीवादी मॉडल मुक्त व्यापार, खुली प्रतियोगिता, निजी क्षेत्र और निजी संपत्ति के आधारों की वकालत करता है। पूंजीवादी मॉडल के समर्थक विकास और आधुनिकीकरण को पर्याय मानते हैं। पूंजीवादी मॉडल विकासशील देशों के लिए पश्चिमी देशों के विकसित देशों के विकास मॉडल को ठीक समझते हैं। पूंजीवादी मॉडल पश्चिमी देशों की उदारवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था को विकासशील देशों के लिए राजनीतिक विकास का मापदंड माना जाता है। 5वीं पंचवर्षीय योजना के 4 उद्देश्य लिखिए। 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य गरीबी हटाओ था। देश में निर्धन वर्ग की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करना, परिवार नियोजन को प्रभावपूर्ण ढंग से लागू करना, स्वयं रोजगार वाले व्यक्तियों को अधिक सहायता देना, गांवों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए भूमि का पुनर्वितरण करना, सिंचाई की सुविधाओं का विकास करना मुख्य उद्देश्य थे। ताड़ी विरोधी आंदोलन के कोई 4 मुख्य प्रभाव बताइए। राज्यों में शराबबंदी कानून लागू किया गया, घरेलू हिंसा और अत्याचार के विरुद्ध कठोर नियम बनाए गए, स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित किए गए, सार्वजनिक स्थलों पर यौन उत्पीड़न को दूर करने के लिए कठोर कदम उठाए गए। भारत में सांप्रदायिकता को रोकने के कोई 4 उपाय बताइए। धर्म पर आधारित सांप्रदायिक दलों पर प्रतिबंध लगाया जाए, पाठ्य पुस्तकों में से सांप्रदायिकता फैलाने वाली बातें हटाई जाए, सांप्रदायिक संगठनों पर रोक लगाई जाए, सार्वजनिक स्थलों का प्रयोग सांप्रदायिक राजनीति के लिए ना करने दिया जाए, सांप्रदायिकता फैलाने वाले संचार के माध्यमों पर रोक लगाई जाए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करने वाली शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। सोवियत प्रणाली की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। सोवियत प्रणाली ने अपने देश सोवियत संघ में बेरोजगारी समाप्त कर दी थी। सोवियत सरकार ने अपने देश में स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, बच्चों की देखभाल और लोक कल्याण की अन्य चीज़ें रियायती दर पर उपलब्ध करवाई। सोवियत का घरेलू उपभोक्ता बाजार एक पिन से लेकर जहाज तक बनाने का उत्पादन करता था। संपत्ति पर राज्य का स्वामित्व था। भूमि और अन्य उत्पादक संपदाओं पर स्वामित्व होने के अलावा नियंत्रण भी राज्य का ही था। सोवियत संघ की संचार प्रणाली बहुत उन्नत थी। दक्षेश का क्या अर्थ है, इसके महत्व का वर्णन करें। क्षेत्रीय सहयोग के लिए भारत के पड़ोसी देशों का एक संघ दिसंबर 1985 में बनाया गया। इस संघ को दक्षिण एशियाई प्रादेशिक सहयोग संघ सार्क या दक्षेश के नाम से जाना जाता है। इसमें भारत, मालदीव, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल देश शामिल हैं। 14वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान भी दक्षेश का 8वां सदस्य बन गया। इसका मुख्यालय काठमांडू, नेपाल में है। इसके प्रमुख उद्देश्य दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण की कामना करना, दक्षिण एशिया के देशों में सामूहिक आत्मविश्वास को बढ़ावा देना, एक दूसरे की समस्याओं को पारस्परिक विश्वास सूझबूझ से हल करना, अन्य विकासशील देशों का सहयोग बढ़ाना। संयुक्त राष्ट्र संघ की 4 विशेषताएं लिखें। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य कार्य विश्व शांति और सुरक्षा की स्थापना करना,
राष्ट्रों के बीच सद्भावनापूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना, समस्त विश्व में मानव अधिकारों के प्रति सम्मान में वृद्धि करना, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि करना, आने वाली पीढ़ियों को युद्ध की भीषण मुसीबत से मुक्त कराना, राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों का विकास करना। विश्व राजनीति में पर्यावरण की चिंता के कोई 4 कारण लिखिए। विश्व में कृषि योग्य भूमि का लगातार कम होते जाना और वर्तमान कृषि योग्य भूमि की उर्वरता कम होती जाना, विश्व में मत्स्य भंडार का लगातार घटते जाना, अधिक चराई के कारण घास के मैदान कम होते जाना, प्रदूषण के कारण जल स्रोतों की कमी होना, अनाज की पैदावार में कमी होना, प्रत्येक वर्ष स्वच्छ जल की कमी होने के कारण 30 लाख से अधिक बच्चों की मौत होना। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के कोई 2 कार्य लिखे। मजदूरों एवं श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए नियम बनाना, मजदूरों के लिए सभ्य कार्य को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम तैयार करना। स्वतंत्र भारत के सामने मुख्य चुनौतियां क्या थीं? मुख्य चुनौतियां देश में समायोजन और एकता बनाए रखने की, लोकतंत्र की स्थापना की, समाज के विभिन्न वर्गों के विकास और जन कल्याण की, विभाजन के बाद शरणार्थी पुनर्वास की मुख्य समस्या थी। भारत में विरोधी दल की क्या भूमिका है, इसका संक्षेप में वर्णन करें। शासक दल की निरंकुशता पर रोक लगाना, राजनीतिक विकल्प प्रस्तुत करना, राजनीतिक चेतना जागृत करना, अपने पक्ष में जनमत का निर्माण करना, सरकार की नीतियों की आलोचना करना, विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरना। भारत में पर्यावरण संरक्षण संबंधी किन्हीं 6 उपायों का वर्णन कीजिए। 2001 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम पारित किया। विद्युत अधिनियम 2003 में नवीकरणीय ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ावा दिया गया। बायोडीजल को एक वैकल्पिक तेल के रूप में प्रयोग करने का राष्ट्रीय अभियान चलाया। नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों के प्रयोग को बढ़ावा देने पर जोर दिया। नवीकरणीय होने वाली ऊर्जा के सबसे बड़े कार्यक्रमों में से भारत एक चला रहा है। भारत ने अपनी नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी के अंतर्गत वाहनों में स्वच्छ ईंधन अनिवार्य कर दिया है। वैश्विक पर्यावरण के मुद्दों पर सार्क देशों को प्रेरित किया है। प्राकृतिक गैस के आयात और स्वच्छ कोयला तकनीक पर प्रयास चल रहे हैं। वैश्वीकरण के राजनीतिक एवं आर्थिक आयामों का वर्णन कीजिए। वैश्वीकरण एक बहुआयामी प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत विभिन्न देशों की पूंजी, व्यक्ति, वस्तु व विचारों का प्रवाह उस देश की सीमाओं से बाहर भी होता है। वैश्वीकरण का राजनीति पर प्रभाव, आर्थिक मामलों पर प्रभाव।